क्वेश्चन निकाल जल्दी। किसने दिया था रे? सबसे शॉर्टकट में कौन? इसमें लगाओ एक बार का सब हो जाएगा। तब बटन काला क्या हुआ है तब? ये है चलिए टॉपिक हम लोग का देख रहे हैं। ये टेस्ट का टॉपिक है ब्रिटिश आर्थिक नीति। चूंकि अस्थायी बंदोबस्त की बात चल रही है, आर्थिक नीति और विदेश नीति से आपका टेस्ट था। ब्रिटिश आर्थिक नीति और विदेश नीति बहुत ही बढ़िया सेक्शन ये आपका है और इससे एक क्वेश्चन रहेगा भी। अब इस टेस्ट में आपको चूंकि ऑलरेडी पढ़ाया गया है क्वेश्चन का लेवल लेकिन अच्छा दिया गया है, तो इसलिए आपका जिस भी बच्चे का 50% प्लस है तो ठीक स्थिति है। चलिए इसका पहला क्वेश्चन है, कई लड़के तो एक बिता देख के ही डर छोड़ता है, तो वो आदत धीरे धीरे बना लो। बीपीएससी में अब इसी पैटर्न पे ही क्वेश्चन आ रहा है। निम्नलिखित में कौन सा अस्थायी बंदोबस्त की विशेषता नहीं है? परीक्षा में यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि स्थिर से पूरा प्रश्न को पढ़ना। कई लड़का एकदम धाय से अस्थायी बंदोबस्त शुरू हो जाता, अब घर में आके कहा नहीं दिया था, वही पढ़ना। पहला ये है, अस्थायी बंदोबस्त ने भू स्वामित्व का अधिकार जमींदार में नहीं किया। सही है। अस्थायी बंदोबस्त ने कृषकों को दखल अधिकार को ध्यान में रख के बनाया गया। क्या किसानों को दखल दिया गया इसमें? नहीं, तो ये नहीं में एक आ गया। अस्थायी बंदोबस्त के अधीन उच्च मालगुजारी निर्धारित कर भारतीय कृषकों पर भार डाल दिया गया। सही है, तो सही आंसर बी, एक ही सही है। अगला क्वेश्चन की बात चलें, दूसरा नंबर कहता है कौन सा रैयतवाड़ी प्रणाली की विशेषता है? रैयतवाड़ी की विशेषता है, रैयतवाड़ी तो हम लोग पढ़ चुके हैं। पहला है टॉमस मुनरो के द्वारा बनाया गया था। बोलो है कि नहीं? रैयतवाड़ी मुनरो और रीड, अगर मुनरो भी चॉइस में तो सही है, रीड भी है तो सही है, तो ये आपका सही है। इसका उद्देश्य मध्यवर्तियों को कम करना था। बोलो, मध्यवर्ती में बिचौलियों को समाप्त करना था, डायरेक्ट टैक्स दो। सही है। इस प्रणाली से कृषक धीरे धीरे कंगाल हो गए। कोई भी प्रणाली कृषक को कंगाल होना ही होना है। इसमें बताया था महाजन के चंगुल में फंस रहे थे, यहाँ भी उच्च भू राजस्व था, ये भी सही है। इसको मद्रास और बंगाल प्रेसिडेंसी के हिस्से में शुरू किया गया। मद्रास तो ठीक है, लेकिन बंगाल में जमींदारी ना था जी, बंगाल प्रेसिडेंसी नहीं होगा। मद्रास और मुंबई लिखा तो सही हो जाता, लेकिन बंगाल लिखा है ये नहीं होगा। सही आंसर 1 2 3, सही आंसर बी। अगला नंबर क्वेश्चन हम लोग तीसरा नंबर चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1793 में अस्थायी बंदोबस्त में क्या पुनर्स्थापित हुए? अस्थायी बंदोबस्त में क्या पुनर्स्थापित हुए? किसानों के अधिकार तो सब छीन के जमींदार को दिया गया। भूमि पर जमींदार की संपत्ति का अधिकार तो सही है, प्रिंटिंग मिस्टेक होगा। अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी के जहाज रानी का अधिकार, जहाज रानी से कोई मतलब नहीं है। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन देखें, 1793 में चिर अस्थायी बंदोबस्त किसने शुरू किया? लॉर्ड कॉर्नवालिस। भू राजस्व में रैयतवाड़ी का प्रयोग किसने किया? मुनरो नहीं, रीड है तो रीड भी सही हो जाएगा। मुनरो या रीड चॉइस में तो सही है। चलिए पांचवा के बाद छठा क्वेश्चन चल रहा है जो ध्यान दे। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में, 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध का मतलब है 1850 के बाद, भारत किसका एक सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक देश था? चीनी भारत से जा रहे थे, क्योंकि भारत में गन्ना की खेती शुरू से होती थी, तो चीनी तो हो गई। अल्कोहल का शराब बनेगा नहीं। सूत का भी बढ़िया उत्पादक था भारत, तो सूत भी है, लेकिन गेहूं का निर्यातक नहीं रहेगा। गेहूं हम लोग को हरित क्रांति के बाद आया और इसलिए इसमें चीनी चावल हो जाएगा। भारत चावल का देश है, गेहूं का नहीं। गेहूं हरित क्रांति के बाद के सिस्टम में भारत का आया, ध्यान रखना। नेक्स्ट बोला जाए, हाँ अफीम है चॉइस में क्या? नहीं ना है। अरे तो अल्कोहल शराब क्या कहते हैं? अफीम को थोड़ी कहते हैं। अल्कोहल मैंने शराब, तो भारत से शराब क्या? यहाँ महुआ मीठा था, उधर में अल्कोहल चलता था। बात समझ रहा ना? इस शराब तो अपने साउथ में रहता था, तो यहाँ से क्या के लिए निर्यात होगा? चलिए अगला, किस समिति ने धान के निर्गमन के मुद्दे पर दादा भाई नौरोजी से प्रश्न किया? अब देखो जान के एक क्वेश्चन मान के चलना है कि आपको 20 में एक ऐसा मिलेगा जो सुना हुआ नहीं है, तो ये आपके जीवन का एक हिस्सा बन जाए, इसलिए ऐसा दिया जाता है कि आदत बन जाए। एक ऐसा पढ़े में तो लगे कि नहीं लक्षण हम इसको शुरू से झेले, इसलिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। धान के निर्गमन का सिद्धांत कौन किया? दादा भाई नौरोजी। दत्ता समिति और लेटन समिति दोनों ने ही इस पर प्रश्न किया था और इसलिए दोनों होगा तो आंसर होगा एक से अधिक सही। अगला नंबर है 19वीं शताब्दी में भारत पर अंग्रेजी, भारत होगा बाहर लिखा, आर्थिक तौर पर 19वीं शताब्दी में भारत पर अंग्रेजी शासन का एक परिणाम था। भारत में अंग्रेज के आने से क्या हुआ? हस्तशिल्प के निर्यात में वृद्धि हुई, हस्तशिल्प का बैठा बैठा। भारत के स्वामित्व वाले कारखानों की संख्या में वृद्धि हो गई, ये भी नहीं। भारत के कृषि का वाणिज्यीकरण हुआ, बिल्कुल सही आंसर। देखो क्वेश्चन कृषि का वाणिज्यीकरण खाली तुम लोग समझे होता तो एकदम बिल्कुल सही यहाँ पे आ गया। अगला नंबर क्वेश्चन है, रैयतवाड़ी बंदोबस्त के संदर्भ में कथनों पर विचार करिए। रैयतवाड़ी के संदर्भ में विचार करिए। पहला, किसानों द्वारा लगान सीधे सरकार को दिया जाता था। बोलो रैयतवाड़ी में तो दिया जाता था, सही है। सरकार रैयत को पट्टे देती थी, पट्टा माने खेत पे खेती करो पैसा दो, सही है। कर लगाने के पहले भूमि का सर्वेक्षण मूल्य निर्धारण किया जाता था। अंतिम में आपको ये समझाए थे, हर भूमि का सर्वेक्षण करके आपको ये भी समझाए थे कि अच्छे लेवल का जमीन किसान छोड़ भी देते थे क्योंकि उस पर ज्यादा टैक्सेशन थे, ये भी सही है। 1 2 3 सही आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चले। अब देखो जो क्लास में सुन रहा था बढ़िया से, देखा क्वेश्चन कैसे पढ़ रहा है, सुने हुए कहानी बस उसी से आपका प्रश्न है, भारी नहीं था लेकिन देखने में बड़ा देखे हटना नहीं है। ददनी प्रथा बड़ा अच्छा था, कुछ नहीं था, कारीगर को पहले से पैसा देकर के और उसको अपने अधीन खटवाना, ददनी प्रथा। तो ददनी में कुछ नहीं होते थे, कारीगर अच्छा है तो उसको पहले से अमाउंट दे दिया लो और हमारे लिए जो कहते हैं वही उत्पादन तुम करोगे, तो ऐसे प्रथा को हम लोग क्या करते थे? ददनी। दक्षिण भारत में सती प्रथा नहीं है, व्यापारियों द्वारा कारीगरों को दी जाने वाली पूंजीगत सहायता, बिल्कुल सही। जो व्यापारी थे वो पहले से पैसा देते थे कि हमारे बदले ये चीज उत्पादन तुम इतना दिन करोगे, एडवांस पैसा मिलेगा। इस प्रथा का नाम क्या था? ददनी प्रथा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चले। अगला नंबर आता है, ध्यान दीजिए, सूर्यास्त नियम संबंधित है जमींदारी प्रथा से। अरे सूर्यास्त का नियम किससे संबंधित है? जमींदारी। जमींदारी, जमींदारी को ही इस्तेमारी पत्ती भी कहते थे। जमींदारी और इस्तेमारी एक ही है, तो सही आंसर एक, केवल एक। अगला, जोतदार किसको कहा जाता था? धनी किसान को जोतदार कहते थे, जो जोत रखते थे वो धनी किसान ही जोतदार थे, तो सही आंसर केवल एक। अगला नंबर हम लोग चले, दामिने को, तो आपको मालूम है दामिने को क्या है? संथाल प्रोग्राम में संथालों को दी जाने वाली भूमि का क्षेत्र को दामिने को कहा गया, तो ये सही आंसर बी। ये संथाल विद्रोह में पढ़ोगे, यहाँ क्वेश्चन नहीं चाहिए।
ब्रिटिश भारत की सरकार का अफगानिस्तान के साथ संघर्ष का उद्देश्य क्या था? क्या अंग्रेज अफगानिस्तान में कब्जा करना चाहते थे? नहीं। व्यापार करना चाहते थे? नहीं। समझाया था कि रूस नहीं एंट्री मार, क्योंकि रूस के साथ उनका 36 आंकड़ा था और इसलिए रूस यहाँ पे सही आंसर हो गया सी। अगला नंबर हम देखें, अंग्रेजों को नेपाल के साथ युद्ध के बाद कौन सा क्षेत्र मिला? तो मिला कौन कौन? गढ़वाल का क्षेत्र और कुमाऊं का क्षेत्र उत्तराखंड में प्राप्त हो गया सुगौली की संदेश। सिक्किम बाद में मिला है, जानिए सिक्किम सुगौली से नहीं मिला, बाद में ऐसे इसमें सुगौली नहीं लिखा है। नेपाल के साथ युद्ध के बाद लिख रहा है तो सिक्किम भी शामिल हो जाएगा। अरुणाचल और मंसूरी नहीं होगा। 1 और 2 सही आंसर ए। सुगौली लिखता तो सिक्किम छट जाता वहां। अगला बहुत ही बढ़िया प्रश्न है आपका, यांडबू की संधि। आपको याद है यांडबू की संधि? 3 संधि बार बार कटवा रहे थे, सुगौली, यांडबू और गंडमक। याद है सबको? सुगौली की संधि नेपाल से, यांडबू की संधि बर्मा से और गंडमक की संधि अफगानिस्तान से। तो यांडबू की संधि बर्मा से, बर्मा कौन है? ब्रिटिश नेपाल, ब्रिटिश अफगानिस्तान, ब्रिटिश भूटान। सही आंसर एक ही होगा, इनमें से कोई नहीं, ब्रिटिश बर्मा। अब हम लोग नेक्स्ट 17 नंबर प्रश्न देखें। क्वेश्चन है, बर्मा और ब्रिटिश भारत में टकराव क्या हुआ? आपको याद होगा बर्मा का राजा बॉर्डर लाइन पर कब्जा किया था, याद है सबको? तो इसीलिए सीमा संबंधी झड़प। बोलो सही कि गलत? सही है। ब्रिटिश व्यापारी संसाधनों पर उनकी नजर, और कहीं भी कब्जा करेगा तो संसाधन पर नजर, तो कॉमन चीज है, ये तो कॉमन चीज है। बिजनेस बढ़ाना कॉमन चीज है भाई। वहां जाएंगे तो अब कोई कहेगा खेत क्यों उधर छीन लिया, ये कॉमन चीज है। उसका खेत पर ध्यान, उस पर फसल का उत्पादन, सब कॉमन चीज है। तो होगा ब्रिटिश वस्तुओं के लिए बर्मा का बाजार, एकदम हो जाएगा। सही आंसर 1 2 3 सही आंसर ए। अरे 1 और 2 यहां हो गया, 2 और 3 हो गया, केवल 1 हो गया। 1 2 2 3 हाँ। टकराव के प्रमुख कारण थे, तो प्रमुख में दूसरा छाट सकते हो, पहला तीसरा होगा। यहाँ हो सकता है 3 लिखा है, छुटा हुआ है। अब ऑप्शन हाँ, तो ये जो भी अगर प्रमुख कर रहा है तो 1 3 अगर रहता तो हो जाएगा। हाँ, 1 से अधिक का मतलब है कि दोनों में कोई रहे तब ना 1 से अधिक करेगा, तो इसमें 1 3 जहां रहेगा तो सही हो जाएगा। अंग्रेजों के द्वारा सिंध विजय के संबंध में क्या सही? सिंध विजय चार्ल्स नेपियर नहीं किया, तो नेपियर ने किया 1843 में, सही है। सिंधु के व्यापारिक क्षेत्र का दोहन, सही है। और इसलिए जैसे ही आपका भारत अफगानिस्तान रूसी हमले को रोकना, सही है। तो सही आंसर कौन हो गया? डी 1 से अधिक सही। हड़बड़ में किए। सिंध विजय के संदर्भ में क्या सही नहीं है? तो चार्ल्स नेपियर वाला तो सही है। सिंधु नदी के व्यापारिक दोहन का लालच अंतर नहीं था, ये आपका ये भी हो गया, ये भी हो गया, तो तीनों है। तो सही आंसर कौन हो गया? ई कोई नहीं। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था? याद करो, पहला बर्मा की लड़ाई कब्जा सीमा पर हुआ था, इसी कारण हुआ था। तत्कालिक कारण क्या है? तो आपको याद होगा बर्मा के राजा ने चटगांव स्थित द्वीप पर कब्जा कर लिया था, और सही आंसर कौन होगा? सी। सुगौली की संधि रखवा दिए थे तुमको, 1816 सुगौली, 1826 यांडू, और गंडमक की संधि 1879। एकदम तीनों लाइन एकदम क्लियर चाहिए। सुगौली की संधि 1816, ए नहीं, बी नहीं, सी होगा। तो कौन है जी? कोई नहीं। तो चलो 16 दिया ही नहीं है, और कोशिश किया गया कि बच्चा उलझ जाए, कोई मार दे, लेकिन आंसर ही कई बार होता है सेटल छिपाने के चक्कर में यहीं पर भी पहुंच जाते। अब विचार कीजिए, कई लोग विचार करते रह गया होगा, काल क्रम में सजाओ। अरे बहुत हल्का है। पंजाब तो सबसे पहले रंजीत सिंह के बाद विलय हो जाएगा, तो सबसे पहले तो यही होगा, उसके बाद सिक्किम होगा, उसके बाद बर्मा होगा, झांसी सबसे अंतिम होगा, 1857 के बाद में जाएगा जी। और इसलिए सही आंसर 1 2 3 4 3 1 4 2 3 1 4 2 सही आंसर बी। अंग्रेजों द्वारा सिंध विजय संपन्न हुआ किसके द्वारा? एलन बरो। तो सही आंसर एलन बरो, सिपाही का नाम होगा तब। अभी हम लोग देखें नेपियर, तो सिंध विजय में अधिकरण किसने किया? आंसर नेपियर, तो सही आंसर सी नेपियर। सिक्किम को भारत विजय किसने किया? लॉर्ड डलहौजी। सिक्किम को विजय कौन किया है? लॉर्ड डलहौजी। अगला नंबर हम लोग देखें, अफगानिस्तान के प्रति लड़ाई का मेन नीति कौन किया? लॉर्ड लिटन। तो आपको ध्यान रखना है, लिटन मेन था। अफगानिस्तान के प्रति अग्र फॉरवर्ड की नीति या आक्रामक नीति, दोनों में ही आंसर लॉर्ड लिटन होगा। लॉर्ड लिटन, लिटन नहीं है तो ई हो जाएगा। अब यह था आपका 26 क्वेश्चन, जो लड़के 26 का आधा 13 प्लस है, मतलब ठीक ठाक माना जाए। 13 से नीचे है तब विचार करना है कि फॉर्म में पैसा लगाया कि नहीं, और मेहनत करोगे तब जाके होगा, नहीं तो इतना आसान नहीं है परीक्षा। जो लड़के 20 प्लस है वो एकदम रेस में चल रहा है, खाली मेंटेन कर लिया तो एकदम क्लियर है, पता कर लेगा। तो अभी रिजल्ट की बारी आ रही है। ऑनलाइन वाले का तो रिजल्ट नहीं है, ऑफलाइन में जो बच्चे टेस्ट दिया है उनका रिजल्ट है यहाँ पे। वाह, देखिए 1 नंबर तक नजर आ रहा है, कमाल है, जबरदस्त जबरदस्त नंबर है। चलो नेगेटिव जबकि शामिल नहीं किया गया तो माइनस में आता, नेगेटिव शामिल है वो इसीलिए घट घट आया। चलो तो अच्छा है। चलिए इसमें 17 14 और 13, ये थर्ड सेकंड और फर्स्ट देख लेते हैं। थर्ड में यहीं से चलते हैं पूरे। शिखर राज कौन है? ऑफलाइन में देखने, वाह बहुत सुंदर। रिंकी एक बार में सबका चलेगा, वाह। इसमें है गोरीलाल, हाँ जी नहीं आया। चलिए इसमें चंदन कुमार, वाह। अभिमन्यु कुमार, वाह गुड। और विशाल मौर्य, चलिए जोरदार ताली लगा दीजिए तृतीय स्थान के लिए, बहुत सुंदर। बाकी सेकंड स्थान पे यहाँ पे सिर्फ 1 नंबर का मार्जिन है, तो 1 अंक का कोई मार्जिन बहुत ज्यादा नहीं है, ठीक ठाक है। 14 अंक इसमें है। और आपका टेस्ट कितने नंबर का है? 26, आधा कितना है? 13। इसलिए हमने बताया कि यहाँ से माना जाएगा कि ठीक ठाक रेस। 20 प्लस का मतलब कंफर्म रिजल्ट की हो रहा है। तो चलिए यहाँ 14 भी ठीक ठाक है। विकास कुमार, वाह बहुत सुंदर। राहुल कुमार सिंह है नहीं है। मनीषा कुमारी, वाह एक जोरदार ताली लगा दीजिए। तुम कैसे मार दिए इतना नंबर? तो बैठे बैठे। चलिए अगला नंबर है सिटिंग गेटिंग जांचे वाला से का कर लिया एक बार, अब डेली पूछताछ सब करेंगे, बहुत बढ़िया। चलिए बहुत ही अच्छा नंबर है, 17 नंबर लाके वर्ग में प्रथम स्थान है, और यह है धर्मेंद्र कुमार। कौन है? भाई जोरदार ताली धर्मेंद्र के लिए। चलिए बहुत सुंदर। अब इसमें ध्यान दें, अगले दिन 1857 के विद्रोह को मिला लेंगे, और 1857 के विद्रोह के बाद फिर टेस्ट होगा। अगला टेस्ट आपका कहाँ है? गांधी जी जन्म, लंदन और दक्षिण अफ्रीका, बस उतने तक से टेस्ट, चंपारण तक से हो, चंपारण तक आप पूरा पढ़ के रखोगे, वहां तक से टेस्ट हो जाएगा। तो इससे ध्यान दीजिए, इस बार मॉडर्न आप लोग का एकदम फिट रहेगा। परीक्षा में कहोगे क्या मॉडर्न का सारा क्वेश्चन एकदम बड़ा बढ़िया बन रहा है हमसे। चलिए अब पिछले दिन मॉडर्न सुन चुके थे, लिखना का काम था, नॉन स्टॉप लिखना शुरू कीजिए। चलिए कहां तक लिखे थे? पाकिस्तान की मांग हो गया था,
चलिए तो 40 में ना, नीचे लिख दीजिए हेडिंग है क्रिप्स मिशन। व्यक्तिगत सत्याग्रह हो गया था, व्यक्तिगत सत्याग्रह पाकिस्तान की मांग। चलिए ठीक है, नीचे लिख दीजिए क्रिप्स मिशन, क्रिप्स मिशन, क्रिप्स मिशन। नीचे डैश लिख दीजिए द्वितीय विश्व युद्ध में, द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों के सहयोग प्राप्ति के लिए, द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों के सहयोग प्राप्ति के लिए इंग्लैंड के प्रधानमंत्री चर्चिल ने, इंग्लैंड के प्रधानमंत्री चर्चिल ने स्टेफोर्ड क्रिप्स को स्टेफोर्ड क्रिप्स को भारत भेजा, स्टेफोर्ड क्रिप्स को भारत भेजा। नीचे रास्ते के क्रिप्स मिशन के द्वारा, क्रिप्स मिशन के द्वारा भारतीयों को युद्ध में सहयोग करने के बदले, भारतीयों को युद्ध में सहयोग करने के बदले, युद्ध में सहयोग करने के बदले युद्ध समाप्ति के बाद, युद्ध समाप्ति के बाद नीचे प्रश्न नंबर, भारत संघ का निर्माण, भारत संघ का निर्माण। सेकंड, वायसराय और सैनिक प्रधान को छोड़कर, वायसराय और सैन्य प्रधान को छोड़कर बाकी सभी पदों पर भारतीयों की नियुक्ति, बाकी सभी पदों पर भारतीयों की नियुक्ति, सभी पदों पर भारतीयों की नियुक्ति। थर्ड, भारत को डोमिनियन स्टेट का दर्जा, भारत को डोमिनियन स्टेट का दर्जा, डोमिनियन स्टेट क्या है? अर्ध स्वतंत्र, माने मेन सीट पर हम, बाकी भारत का चलाओ। भारत को डोमिनियन स्टेट का दर्जा देने की बात कही गई, देने की बात कही गई। नीचे डबल स्टार लगाकर रास्ते लिख दो। गांधी ने, गांधी ने क्रिप्स मिशन को, क्रिप्स मिशन को उत्तर दिनांकित चेक कहा, क्रिप्स मिशन को उत्तर दिनांकित चेक, उत्तर दिनांकित चेक का मतलब बाद के समय का चेक, ठेठ में कंगाल बैंक का चेक, उत्तर दिनांकित चेक कहा। चलिए नीचे हेडिंग दो भारत छोड़ो आंदोलन, नीचे हेडिंग दे दीजिए भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। नीचे डैश देखिए 1942 के वर्धा सम्मेलन में, 1942 के वर्धा सम्मेलन में, वर्धा ब्रैकेट में महाराष्ट्र कर देना, वर्धा सम्मेलन में भारत छोड़ो आंदोलन के लिए, भारत छोड़ो आंदोलन के लिए गांधी को अधिकार दिए गए, भारत छोड़ो आंदोलन के लिए गांधी को अधिकार दिए गए, गांधी को अधिकार दिए गए। चलिए बताओ भारत छोड़ो आंदोलन किसकी असफलता के कारण हुआ? क्रिप्स मिशन का। नीचे स्टार लगाकर रास्ते लिख दो क्रिप्स मिशन की असफलता के कारण, क्रिप्स मिशन की असफलता के कारण, क्रिप्स मिशन की असफलता के कारण भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुए, क्रिप्स मिशन की असफलता के कारण भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुए, भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुए। नीचे स्टार लगाकर रास्ते लिख दो 8 अगस्त 1942, अंडरलाइन कर देना 8 अगस्त 1942 मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान, मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान, मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान से भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किए गए, ग्वालियर टैंक मैदान से भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किए गए, भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किए गए। नीचे डैश देखिए गांधी ने, गांधी ने करो या मरो का नारा दिया, करो या मरो का नारा दिया। तुम लोग जो फॉर्म भर दिया है वो लोग अपना एकदम पढ़ो या मरो वाला नारा लगा लेना है। करो की जगह पढ़ो है या मरो, मरो का मतलब लटकने वाला नहीं है। यहाँ पढ़ो या मरो का मतलब क्या है? रिजल्ट के लिए खूब पढ़ना है, इतना पढ़ना है कि रिजल्ट आ जाए, या रिजल्ट के प्रयास में ही जितना अपने आप को मरो का मतलब हड्डी सुखा लेना है, मांस कभी चढ़ जाएगा। बात समझ, मरने का मतलब ही नहीं समझना कि प्राण निकालने वाला। यहाँ गांधी भी वही कर, ये नहीं कर रहा है। कई लड़के उल्टा पुल्टा सोचता है, करो या मरो, एकदम मारो एकदम ठीक ठाक करो। गांधी नहीं कर, ये नहीं समझना कि एकदम मारपीट एकदम फॉर्म में आ ले। करो या मरो का मतलब भारत को स्वतंत्र कराने का प्रयास करेंगे, या उसके प्रयास में अपने आप को आत्मनिर्भर करें, ये यहाँ सेंस हो गया। नीचे डैश लिख दीजिए 9 अगस्त 1942, 9 अगस्त 1942 को अंग्रेजों ने ऑपरेशन जीरो आवर के तहत, 9 अगस्त 1942 को अंग्रेजों ने ऑपरेशन जीरो आवर के तहत, ऑपरेशन जीरो आवर के तहत, जीरो आवर के तहत सभी प्रमुख नेताओं को, सभी प्रमुख नेताओं को जेल में बंद कर दिए, सभी प्रमुख नेताओं को जेल में बंद कर दिए और इस आंदोलन को नेतृत्व विहीन कर दिए।
और इस आंदोलन को नेतृत्व विहीन कर दिए। नीचे डैश देंगे, गांधी कॉमा सरोजिनी नायडू, गांधी कॉमा सरोजिनी नायडू को पूना के जेल में रखा गया। गांधी कॉमा सरोजिनी नायडू को पूना के जेल में रखा गया, पूना के जेल में रखा गया। नीचे डैश देंगे, अबुल कलाम आजाद, अबुल कलाम आजाद कॉमा नेहरू, नेहरू और अन्य कांग्रेसी नेताओं को, और अन्य कांग्रेसी नेताओं को अहमदनगर के किले में कैद किया गया। अहमदनगर के किले में कैद किया गया, अहमदनगर के किले में कैद किया गया। नीचे डैश लिख दीजिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बांकीपुर जेल में कैद किया गया, बांकीपुर जेल में कैद किया गया। नीचे डैश लिखिए, जयप्रकाश नारायण कौमा योगेंद्र शुक्ला, जयप्रकाश नारायण योगेंद्र शुक्ला को हजारीबाग जेल में कैद किया गया, को हजारीबाग जेल में कैद किया गया। नीचे डैश लिख दीजिए, 11 अगस्त 1942 को, 11 अगस्त 1942 को पटना सचिवालय पर, पटना सचिवालय पर झंडा फहराने के क्रम में, झंडा फहराने के क्रम में 7 छात्र शहीद हुए, 7 छात्र शहीद हुए। इसमें गोली चलाने का आदेश, इसमें गोली चलाने का आदेश जिलाधिकारी औरचर ने दिया, जिलाधिकारी औरचर ने दिया, जिलाधिकारी औरचर ने दिया। नीचे डैश लिख दो, डबल स्टार, बीपीएससी 2 बार इस क्वेश्चन को पूछ चुका है। 11 नवंबर 1942 दीपावली की रात, 11 नवंबर 1942 दीपावली की रात हजारीबाग जेल से, हजारीबाग जेल से जयप्रकाश नारायण, जयप्रकाश नारायण, योगेंद्र शुक्ला, सूरज नारायण सिंह, अभी सबसे प्यारा स्पेशल मेन होगा, सूरज नारायण सिंह, सूरज नारायण सिंह भाग गए। सूरज नारायण सिंह देखो अच्छा क्वेश्चन बनता है, क्या बनता है, ये नेपाल में भागे हैं कौन, जयप्रकाश नारायण, वहां पे गठन क्या किया है, आजाद दस्ता, और आजाद दस्ता का बिहार में हेड सूरज नारायण सिंह को बनाया। तो इसलिए एक अच्छा प्रश्न आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि बिहार में आजाद दस्ता के प्रभार थे, तो उसमें चॉइस ए में जयप्रकाश नारायण देगा, लड़के आजाद दस्ता देखते ही मार देता है, तो कभी नहीं मारना। वो नेपाल में बिहार के हेड कौन है, सूरज नारायण सिंह, इस साथ में भागे थे, तो दोनों की मित्रता हो गई कि हम जा रहे हैं उधर ट्रेनिंग देंगे और आप इधर मोर्चा लड़िए। तो बिहार में सूरज नारायण सिंह, नेपाल में कौन है, जयप्रकाश नारायण। तो नीचे डैश लिख दीजिए, जयप्रकाश नारायण, जयप्रकाश नारायण नेपाल में आजाद दस्ता का गठन किए, नेपाल में आजाद दस्ता का गठन किए, आजाद दस्ता का गठन किए। नीचे डैश लिख दीजिए, डैश लिखे, बलिया में, अस्ताल लगाना इंपॉर्टेंट है, बलिया में चीतू पांडे के नेतृत्व में, चीतू पांडे के नेतृत्व में, चीतू पांडे के नेतृत्व में समानांतर सरकार की स्थापना हुई, समानांतर सरकार की स्थापना हुई। समानांतर सरकार समझते हैं, अंग्रेज पैरेलल हम भी रहेंगे, हमारा नियम भी चलेगा। समानांतर सरकार की स्थापना हुई, समानांतर सरकार की स्थापना हुई। बताओ, इस समय रेडियो संदेश पर एक महिला एक्टिव थी, उषा मेहता, कहां थी एक्टिव, महाराष्ट्र में। नीचे स्थान लगा लिख दीजिए, उषा मेहता, उषा मेहता इस आंदोलन में रेडियो संचार में सक्रिय भूमिका निभाई, रेडियो संचार में सक्रिय भूमिका निभाई। नीचे डैश लिख दीजिए, अंग्रेजों ने तीव्र दमन के द्वारा, अंग्रेजों ने तीव्र दमन के द्वारा, तीव्र दमन के द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन समाप्त करवाया, भारत छोड़ो आंदोलन समाप्त करवाया। नीचे डैश देखिए, जून 1944 में, जून 1944 में गांधी को जेल से रिहा किया गया, गांधी को जेल से रिहा किया गया। चलिए नीचे हेडिंग दो, राजगोपालाचारी फॉर्मूला, राजगोपालाचारी फॉर्मूला, राजगोपालाचारी फॉर्मूला, राजगोपालाचारी फॉर्मूला ब्रैकेट में कर दीजिए, 14 जुलाई 1944, 14 जुलाई 1944। याद करो, राजगोपालाचारी फॉर्मूला में क्या था, पहली बार पाकिस्तान के अलग करने की बात स्वीकार की गई। इस समय गांधी और राजगोपालाचारी अली जिन्ना के साथ समझौता कर रहा है। अली जिन्ना को गांधी ने एक उपाधि दिया, क्या, मेन ध्यान दीजिए, कायदे आजम, मतलब आप नियम कानून कायदे में सबसे महान व्यक्ति। लेकिन जिन्ना कोई भी कहा गया कि पाकिस्तान अलग किया जाए, लेकिन अभी लड़ाई जिस समय चल रहा है, कांग्रेस और लीग साथ होकर सरकार का निर्माण करे और तब मुस्लिम बहुल इलाका में जनमत संग्रह किया जाए और जनमत संग्रह से हम लोग अलग होंगे। लेकिन क्या जिन्ना माने कहा कि जनमत संग्रह कहीं निगेटिव हो गया, तब इसलिए वाला मामला नहीं चलेगा, तो ये अस्वीकार हो गया। तो नीचे डैश लिखिए, इसमें जो पॉइंट्स दे रहा है ना, इस समय क्वेश्चन वहीं से जनरेट होगा। नीचे डैश लिख दीजिए, पहली बार अलग पाकिस्तान प्रांत की मांग स्वीकार की गई,
पहली बार अलग पाकिस्तान की मांग स्वीकार की गई? अलग पाकिस्तान की मांग स्वीकार की गई। नीचे डैश देखिए, गांधी ने अली जिन्ना को कायदे आजम अंडरलाइन कर देगा, कायदे आजम की उपाधि दिया। गांधी ने अली जिन्ना को कायदे आजम की उपाधि दिया। नीचे डैश देखिए, इस फार्मूला में मुस्लिम लीग को कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाने की बात कही गई। और मुस्लिम बहुल इलाका में जनमत संग्रह द्वारा उसे अलग करने की बात कही गई। जिसे जिन्ना ने अस्वीकार कर दिया। नीचे लिख दीजिए, वेविल योजना और शिमला समझौता, दोनों एक ही मौजूद है, वेविल ने ही शिमला में बुलाया है। वेविल योजना और शिमला समझौता। नीचे डैश देखिए, लिख दीजिए, भारत के वायसराय वेविल ने कार्यकारिणी परिषद में हिंदू और मुस्लिम बराबर सदस्य रखने की बात कही। इसमें भारतीयों को राष्ट्रकुल सदस्य से अलग होने का भी अधिकार दिया गया। राष्ट्रकुल सदस्य समझ रहे हैं? जहां अंग्रेजों ने शासन किया उन देशों को राष्ट्रकुल सदस्य कहा जाता है। हमारा इच्छा है मेंबर रहेंगे, नहीं तो हट भी सकते हैं। राष्ट्रकुल सदस्य से अलग होने का अधिकार दिया गया। अब कहीं रहेगा राष्ट्रकुल खेल, तो समझ लेना कि वही देश इसमें शामिल होगा जहां इंग्लैंड कब्जा किया, वो लोग देश वहां पे शामिल हो रहे हैं, तो राष्ट्रकुल सदस्य हो जाएंगे। जो देश कहेगा कि हम तुम्हारा मेंबर नहीं रहेंगे, नहीं है उसमें। नीचे डैश लिख लीजिए, 25 जून 1915 से 14 करना, 25 जून 1945 से 14 जुलाई 1945 तक बेबिल योजना पर विचार के लिए शिमला समझौता बुलाया गया। नीचे डैश देखिए, इसमें कांग्रेस की ओर से बोलो कौन गए थे? मौलाना आजाद, खान अब्दुल गफ्फार खां और नेहरू शामिल हुए। क्या गांधी शामिल हुए थे? नहीं। और नेहरू शामिल हुए तथा मुस्लिम लीग की ओर से अली जिन्ना और लियाकत अली शामिल हुए। बोलो बैठक क्यों खत्म हो गया? क्योंकि जिन्ना कह रहा था कि हिंदू और मुस्लिम बराबर है, मैडम खुश है, लेकिन मुस्लिम सिर्फ कहां से चुनाएंगे? मुस्लिम लीग से। कांग्रेस सिर्फ हिंदू की संस्था है, यही कारण ही कंप्लीट खत्म हो गया। तो नीचे डैश लिख दीजिए, मुस्लिम सदस्य का चयन केवल मुस्लिम लीग द्वारा करने के मुद्दे पर शिमला समझौता असफल हुआ। नीचे स्टार लगा के लिख दीजिए, 1945 में इंग्लैंड के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली बने जो भारतीयों के स्वशासन का मार्ग प्रशस्त किए। नीचे स्टार लगा के कैबिनेट मिशन ब्रैकेट में 24 मार्च 1946। कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946। नीचे डैश देखिए, भारतीयों को स्वशासन सौंपने और उनके द्वारा संविधान के निर्माण
का मार्ग प्रशस्त करने के लिए, उनके द्वारा संविधान के निर्माण का मार्ग प्रशस्त करने के लिए, ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली ने कैबिनेट मिशन को भारत भेजा। नीचे देखिए, कैबिनेट मिशन के 3 सदस्य थे। इसमें स्टार लगा देना, नाम पूछता है आपसे, कौन नहीं थे करके पूछेगा। कैबिनेट मिशन के 3 सदस्य थे। पहला पैट्रिक लॉरेंस। बोलो पैट्रिक लॉरेंस क्या थे? हाँ, ब्रैकेट में कर लो, भारत सचिव। दूसरा स्टेफोर्ड क्रिप्स, ब्रैकेट में व्यापार मंडल के अध्यक्ष। और तीसरा अलेक्जेंडर, ब्रैकेट में नौसेना मंत्री। चलिए बताओ, कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कौन थे? तो पैट्रिक लॉरेंस। ये सचिव थे, मत घबराना, ये पूरे तीनों के भी हेड बन के आए थे, भले भारत सचिव होते। नीचे डबल स्टार लगा के लिख दो, कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष पैट्रिक लॉरेंस थे। नीचे डैश लिख दीजिए, कैबिनेट मिशन के अनुशंसा पर जुलाई 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ। पॉलिटी में डिटेल पढ़े होंगे। 10 लाख की आबादी पर एक सदस्य चुने जाने थे। कुल सदस्य कितने राजवाड़े से थे, कितने चुनाव से थे, वो डिटेल पॉलिटी का पार्ट हो गया। नीचे डैश लिख दीजिए, अगस्त 1946 में नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन हुआ। नीचे डैश देखिए, प्रारंभ में अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग शामिल नहीं हुआ। 16 अगस्त 1946, इस डेट को अंडरलाइन भी कर देगा, 16 अगस्त 1946 को अली जिन्ना ने प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस बनाया। नीचे डैश लिख दीजिए, अक्टूबर 1946 में, अरे लिखे का मन नहीं, छुट्टी सोच रहा है। अक्टूबर 1946 में, आजाद होकर छुट्टी होगा, लिखते जब 46 आई गया तो 47 का कितना लगेगा। लिखिए, अक्टूबर 1946 में बेबल के सलाह पर मुस्लिम लीग भी अंतरिम सरकार में शामिल हुए। नीचे हेडिंग दोस्त लगा के, अंतरिम सरकार के मंत्रिमंडल। नीचे लिख दीजिए, रक्षा मंत्री। रक्षा के लिए बल चाहिए, डैश देखिए, बलदेव सिंह। आपसे पूछेगा अंतरिम सरकार में रक्षा मंत्री कौन थे? बलदेव सिंह। नीचे लिख दीजिए, गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल। नीचे लिख दीजिए, कृषि एवं खाद्य मंत्री डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कितना छेकेगा तभी आ गई, छेछी कर रहा हूं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला लिख दीजिए, स्वास्थ्य मंत्री गनीफर अली खान। अगला लिखिए, वित्त मंत्री लियाकत अली। अगला रेल मंत्री अरुणा आसफ अली। अगला नंबर श्रम मंत्री जगजीवन राम। अगला शिक्षा मंत्री चक्रवर्ती राज गोपालाचारी। नीचे डबल स्टार लाके डैश लिख दो, इटली ने जून 1948 से पूर्व भारत को स्वतंत्र करने की घोषणा की। नीचे स्टार लाके डैश लिखिए, 23 मार्च 1947 को वेविल के स्थान पर
माउंटबेटन भारत का वायसराय बनकर आया। भारत का वायसराय बनकर आया। नीचे हेडिंग 2 बाल्कन प्लान, जुलाई 3 जून प्लान है, 3 जून प्लान। बाल्कन प्लान पब्लिक देखिए डी कीवर्ड प्लान, हेडिंग हो जाएगा बाल्कन प्लान डी कीवर्ड प्लान, पब्लिक देखिए 3 जून प्लान। बाल्कन प्लान डी कीवर्ड प्लान 3 जून प्लान, तीनों एक ही नाम है। डेस्क लिख दीजिए 3 जून 1947 को, 3 जून 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन योजना तैयार किए गए, जिसमें अंतिम रूप से भारत विभाजन को स्वीकार किया गया। अंतिम रूप से भारत विभाजन को स्वीकार किया गया। इस योजना को ही बाल्कन प्लान या डिकीबर्ड प्लान कहते हैं। माउंटबेटन योजना भी वही है, बाल्कन वही है, डिकीबर्ड वही है, 3 जून वही है। इस योजना को ही बाल्कन प्लान या डिकीबर्ड प्लान कहा गया। नीचे डैश देखिए मुस्लिम लीग 10 जून को और कांग्रेस 14 जून को इस प्रस्ताव को पारित किया। नीचे प्रस्ताव लाकर डैश लिख लीजिए 18 जुलाई 1947, डेट अंडरलाइन कर लेगा। 18 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में, 18 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित हुआ। ब्रिटिश संसद में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित हुआ। जिसके द्वारा 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान स्वतंत्र हुआ। और 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र लिखो, बैठा हुआ गजब है रे। 15 अगस्त 1947 को बैठा हुआ, ये तो नहीं लिख सकता कि भारत पाकिस्तान हो गया तो 15 अगस्त को बैठा हुआ, कितना लिख लिया। 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ। अब सुन लीजिए, कल का जो क्लास होगा, अब मॉडर्न हिस्ट्री में इंपॉर्टेंट सेक्शन करेंगे सामाजिक और धार्मिक सुधार। तो या कांग्रेस पहले करते, हमको ताजा कांग्रेस पढ़ा हुआ है, तो कल कांग्रेस को एक साथ लाइनअप कर देते हैं। तो कांग्रेस अभी ताजा है, एक क्वेश्चन वहां से आ जाएगा, तब सामाजिक धार्मिक सुधार हो जाएगा, फिर गर्म